Hello and welcome once again to this channel. तो हम हमारे जो CVT PG की सीरीज स्टार्ट की है मैंने उसमें हम WPT सबसे पहले कवर कर रहे हैं और WPT का हमने प्लेटो कर लिया, एरिस्टोटल कर लिया, हॉब्स कर लिया। आज हम जॉन लॉक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम रूसो पढ़ेंगे। रूसो के बाद हम मार्क्स पढ़ेंगे। मार्क्स के बाद हमारे आएंगे जॉन रॉल्स और एक बचेंगे इसके बाद मैकियावेली। तो मैकियावेली को हम मैकियावेली प्लस एरिस्टोटल, ये दोनों लोग, सॉरी एरिस्टोटल बार बार मैं, कौटिल्य, मैकियावेली और कौटिल्य को एक साथ करेंगे। और उसका सिंपल सा रीज़न है कि हम मैकियावेली के कॉन्सेप्ट्स और कौटिल्य के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो लगभग लगभग बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, तो हम इन दोनों को साथ में निपटाएंगे। ये कौटिल्य हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के हैं। तो WPT में हमारे इसके बाद से ये 3 बचेंगे मेन, जो कि मैं अगले 3-4 दिनों में, 4-5 दिनों में लगभग इस हफ्ते में कवर करा दूंगा पूरा WPT आपका, मैकियावेली छोड़ के। तो आज हम लॉग पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले जो हमारा एक परंपरा सा बन गया है कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ 2-3 चीज़ें हर वीडियो में यही बताता हूँ। पहला, जो भी कोई नया ढूंढते आ गया है CVT PG की तैयारी के लिए, चैनल 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 घूम रहा है इधर उधर कि कहाँ से पढ़े, तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आप सबसे पहले जाइए इसी चैनल पे। सबसे पहला वीडियो जो अपलोड हुआ है, स्ट्रैटेजी वाला वीडियो, वो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखिए। फिर उसके बाद मुझे अपने आप के लिए पिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कितना इन डेप्थ एनालिसिस हुआ है इस वीडियो में, PYQ एनालिसिस, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली विद ट्रस्ट जो भी है ये कंटेंट। तो पहला ये है, स्ट्रैटेजी देखिए, आपको भरोसा हो जाएगा कि इस चैनल पे आपका काम होगा या नहीं होगा। दूसरा चीज़ यार, मैं बोलूँगा कि मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे और आप इस उम्मीद से आओगे ना कि लेट्स सी ये टीचर कैसा है, मतलब जो पढ़ा रहा है वो इंसान कैसा पढ़ा रहा है। तो लेट मी टेल यू अ वेरी हार्ड फैक्ट कि यार 1 घंटे में अगर जो तुम कोई फिलोसोफर समझने आए हो ना, कि तुम्हें कोई जॉन लॉक या थॉमस हॉब्स कोई 1 घंटे में समझा दे पूरा और तुम इम्प्रेस हो जाओ, तुम्हें सब सीख लो, तो आई लेट मी टेल यू, मतलब आई कैन ओनली से कि तो ड्रीम ही हो सकता है। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि ये फिलोसफर्स, अगर जो तुम इन पे PhD करते हो या मास्टर्स करोगे तो एक एक सेमेस्टर निकल जाते हैं यार एक एक फिलोसफर्स पे। दैट मच डिटेल में है ये सब, या इतने डिटेल में इन लोगों ने लिखा है। तो 1 घंटे में आपको वैसा कुछ इन डेप्थ नहीं समझ में आने वाला। तो हमारा मेन फोकस क्या है, हम यहाँ पे फिलोसोफर्स की बायोग्राफी, उनकी किताबें, हर चीज़ रटने नहीं, मतलब समझने नहीं बैठे हैं कि सब कुछ हमें पता चल जाए। हमारा फोकस क्या है कि हमें एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, उस उस एग्ज़ाम में कितना एनफ होगा पढ़ना, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, जो रेलेवेंस है। तो मैं यहाँ पे इसी के लिए बैठा हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मेरे को टाइटल मिले द बेस्ट टीचर, और ये मैं 10-10 वीडियो बना रहा हूँ प्लेटो पे, फिर 15 वीडियो एरिस्टोटल के। मैं वो कर नहीं सकता फिर उतना, क्योंकि 1.5 महीने में यार तुम क्या समझने आए हो, तुमको सब पढ़ पढ़ लोगे 1.5 महीने में। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा इधर उधर मत घूमिए। आप नोट्स एक बार देखिए, PYQ उठाइए। अगर जो PYQ से मतलब आपको समझ में आ जाएगा एक पैटर्न, आप ये स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सवाल कहाँ से बनते हैं और कितना पढ़ना एनफ होगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टिक टू दैट कंटेंट में आप कोई कमी निकाल नहीं सकते, जितनी ज़रूरत है। और मैं ये भी क्लेम नहीं करूंगा कि आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, विद दिस कंटेंट यू विल बी एबल टू सॉल्व 95 to 100% क्वेश्चंस ऑफ WPT। क्योंकि अभी मैं WPT पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ WPT की बात करूंगा। हर सेक्शन का अलग अलग होता है। जैसे अब कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं, IR हो गया, वो कहीं तो करंट अफेयर से फंसा देगा, तो मैं करंट अफेयर तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, स्टैटिक ही पढ़ा पाऊंगा। तो मैं WPT के लिए कह सकता हूँ
कि डब्ल्यूपीटी और आईपीटी के लिए कि यू विल बी एबल टू सॉल्व 100% ऑफ द क्वेश्चंस अगर जो तुमने ये सारे लेक्चर्स कर लिए। सिर्फ 50-50 मिनट के हैं यार। तुम पता नहीं, शायद मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, बट स्टिल तुम 1.5x पे देख सकते हो अगर जो तुमने थोड़ा बहुत आइडिया है। और ये नोट्स रट डालो, इतना ही है। एक्सप्लेनेशन देख लो, नोट्स उठाओ, रट डालो। एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? कि रटने में आसानी होगी। मैं एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि तुम लोग को मैं समझाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, पूरा थिंकर समझाने के लिए नहीं। मैं एक्सप्लेन सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि मैंने एक तरीके से लिखी हैं कुछ चीज़ें, मैं उसको बता दूँ। और दूसरा, तुम लोग जब रटने बैठो तो तुम्हें कुछ कनेक्ट हो, जो रट रहे हो वो समझ में आए क्या रट रहे हो। रटने का भी एक तरीका होता है। एक वो बचपन में जो रटते हैं बच्चे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, उसमें उनको पता नहीं होता कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। बट मैं यहाँ पे रटा तो रहा हूँ, रटने के लिए बोल रहा हूँ, बट मैं समझा भी रहा हूँ कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो यू विल अंडरस्टैंड एंड रटोगे, मतलब समझोगे भी रटोगे भी। बस, बहुत हो गया शायद, मुझे लगता है। टाइम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर जॉन लॉक। पढ़ाने का पैटर्न पता ही है, हैंड रिटन नोट्स है मेरे। एक्सप्लेनेशन अच्छा बता दिया ऊपर मैंने। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सिपर से पानी पी रहा हूँ, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। शुरू करते हैं हमारे जॉन लॉक भाई साहब से। पहला, पहले देखते हैं हम इनके बेसिक फैक्ट्स। तो बेसिक फैक्ट्स क्या है यार, इसको तो रटो सीधा, क्योंकि ऐसे वन लाइनर सवाल पूछ लेता है। जॉन लॉक कहाँ के फिलोसोफर थे? इंग्लैंड के थे। अभी पिछला मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था उनका, थॉमस हॉब्स। वो भी इंग्लिश फिलोसोफर ही थे, ये भी इंग्लिश के फिलोसोफर हैं। देखो, हॉब्स और लॉक को एक साथ पढ़ना यार, ये दोनों बहुत सिमिलैरिटीज हैं। और जहाँ पे ये अलग है ना, मतलब टॉपिक सेम है, सेम चीज पे बोला है, बट थोड़ा सा अलग अलग बोला है, तो पढ़ने में आसानी रहता है ना। इंग्लिश फिलोसोफर, इनको बोला जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, ये याद रखना। थॉमस हॉब्स को क्या बोला जाता था? फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, या जो भी। थॉमस हॉब्स को बोला जाता था। और ये हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के जनक माने जाते हैं। अब, लिव ड्यूरिंग ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अगर जो आप लोगों ने हॉब्स पढ़ा होगा, छोड़िए अभी मैं, इतना याद रखिएगा बस, इसका भी आगे यूज आएगा, मैं समझाऊंगा, तब आप कनेक्ट करना। बस इतना याद रखना कि लिव्ड, ये पैदा हुए थे इंग्लैंड के ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम पे। अभी देखना आप, मजा आएगा जब कनेक्ट होगा। लेड द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। देखो यार, ये जो बेसिक फैक्ट्स है ना, अभी मैं रटा रहा हूँ तो आपको दिक्कत हो रहा है रटने में। मैं तो कहता हूँ इस वाले, मतलब मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। पहले मैं पूरा जब टॉपिक समझा दूंगा ना, तो ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं, ये लगेगा कि जो भी हमने पढ़ा है उसका समरी है। तो टेंशन नहीं। काउंटर टू हॉब्स, स्कॉलर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास एंड पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। ये इनका क्रिटिसिज्म, मतलब लोग इनको क्रिटिसाइज करते थे कि ये लॉक भाई साहब कैपिटलिज्म के फिलोसोफर हैं, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए आए हैं, और ये पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बात करते थे। तो देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है, लॉक एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो देखो, ये क्या मानते थे? Man by nature a rational creature and has capacity to use reason and intellect. Just a second. I hope this works better. Yeah. क्या मानते थे? Man by nature was a rational creature and has capacity to use reason and intellect. देखो, जो प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, मतलब खासकर प्लेटो जो थे, उन्होंने क्या बोला था? इंसानों को बोला था कि, से मैं बताता हूँ कि ये नेचर वाली बात कहाँ से आई। और लिबरलिज्म में आपको डाउट आ सकता है ना कि लिबरलिज्म में रेशनैलिटी की बात क्यों आ रही है, रीजन और इंटेलेक्ट की बात क्यों आ रही है। देखो, ये जो लिबरलिज्म की शुरुआत हुई ना, वो इसी बेसिस पे हुई। मतलब लिबरलिज्म का जन्म ही उसी जगह पे हुआ जब बताया गया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है ना। जब भी इंडिविजुअलिज्म की शुरुआत हुई, वहीं से लिबरलिज्म का भी शुरुआत हुआ,
वहीं से कैपिटलिज्म का भी शुरुआत हुआ कि दिस इज माई प्रॉपर्टी, दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में इस वजह से आया क्योंकि ऐसा माना गया कि इंसान जो है वो बहुत ही रीजन, मतलब उनके पास रीजन है, उनके पास इंटेलेक्ट है, दे हैव दैट कैपेसिटी ऑफ रेशनैलिटी। तो व्हेन दे हैव द कैपेसिटी ऑफ रेशनैलिटी सो दे डिजर्व दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले हॉब्स मतलब प्लेटो ने इसीलिए मना कर दिया था ना कि नहीं नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब बेवकूफ लोग हैं, और बेवकूफ इन सेंस की इग्नोरेंट लोग हैं, और ये करप्शन करेंगे, ये करेंगे, बुरा तबाह कर देंगे, इतना ज्यादा लालची हो जाएंगे। बट लॉ का बिल्कुल वैसा वाला है कि नहीं नहीं नहीं, इनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये बाई नेचर बहुत अच्छे लोग हैं जो भी। फिर ग्रेट एडवोकेट ऑफ नेचुरल राइट थियरी, ये सब याद रखो यार। अभी आगे है नेचुरल राइट थियरी कौन था, मतलब क्या था। ग्रेट डिफेंडर ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स सी बात है, राइट टू प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसको बहुत भयंकर लेवल पर डिफेंड किया है। देखो थॉमस हॉब्स जो थे वो इसका सपोर्ट नहीं करते थे, राइट टू प्रॉपर्टी का। वो मानते थे कि नहीं होना चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि वही बात है ना, हॉब्स ने क्या बोला था कि ह्यूमंस आर बॉर्न ग्रीडी, ब्रूटिश, मतलब इंसान डिजर्व नहीं करते, कहने का मतलब है कि उनको ये सब राइट नहीं होने चाहिए। फिर हिज कंसेप्शन ऑफ स्टेट वाज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थियरी है, हमने पिछले वीडियो देखो यार। अगर जो कोई ऐसे देखने आया ना कि लॉग पढ़ लेता हूँ, तो तुमको नहीं समझ में आएगा। तुम पुराना वीडियो देख के आओ फिर ये वीडियो देखो, तो तुमको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्लीज डोंट ट्राई टू बी वेरी ओवर स्मार्ट कि नहीं नहीं हम सिर्फ लॉग पढ़ेंगे, हॉब्स तो हमें आता है, नहीं। तुम हॉब्स वाला मेरा वीडियो देख लो फिर आओ लॉग पढ़ने। तो देखो यार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, इसमें भी पढ़ाऊंगा, इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा मैं। तो ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले ट्रेडिशन से आते हैं। फिर रिकॉग्नाइज द राइट टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये सब चीजें अभी तुमको आगे समझ में आएंगी। इतना समझ लो फिर मैं एक ब्लैंक पेज में सब समझाता हूँ। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि लिबरलिज्म के लिए इन्होंने सपोर्ट किया। देखो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, एक होता है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या, वही प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरा मेरा वाला चीज ना, मेरा है, मैं रखूंगा। नेचुरल राइट्स में क्या आता है, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, सबसे मेजर आर्टिकल माना जाता है, यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। तो ये नेचुरल राइट्स होते हैं इंसान का, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। लिबर्टी से ही लिबरलिज्म आया, समझे। लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। हॉब्स का जो गवर्नमेंट था, जो सॉवरेन था, वो एब्सोल्यूट था कि उसके पास सब कुछ पावर है, वो सब कर सकता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसके पास सारे पावर नहीं है। फिर कंसेंट ऑफ द गवर्नड, ये जो गवर्नमेंट है जो लोगों को गवर्न कर रही है, गवर्नमेंट को इनका कंसेंट लेना पड़ेगा। जैसे इंडिया में अभी डेमोक्रेसी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का भी वो कहा जाता है, फादर कहा जाता है, क्या बोला जाता है, लेड द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनसे कंसेंट लेती है, कंसेंट मतलब वोट, हमारा वोट लेती है, वही जो हमारा वोट होता है वो कंसेंट होता है इनको कि हाँ आप हमें रूल कर सकते हैं। तो उसके बाद एक आता है रूल ऑफ लॉ, कानून का ही राज होता है। ह्यूमन आर रेशनल, अभी रेशनैलिटी बार बार, यही ना मैंने अभी ऊपर बताया कि रेशनल इसीलिए बताया कि हाँ रेशनल है। कोई इंसान जैसे होता है ना, अब एग्जाम्पल सोचो, अभी ये समझ में आ जाएगा। मान लो कोई दो लोग हैं, एक इंसान मतलब मेंटली चैलेंज्ड है, वो नॉर्मल भाषा, सोफिस्टिकेटेड भाषा में ना बोल के बोलता हूँ कि पागल है, मान लो दिमाग से पागल है वो, और एक इंसान इंटेलिजेंट है, या तो अब क्या होगा, जो पागल इंसान है उसको ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा रोड पे कि जाओ तुम घूमो, उसकी सारी लिबर्टी ले ली जाती है ना कि नहीं नहीं तुम घर में रहोगे, तुम बाहर नहीं निकलोगे। उसके कुछ लोग दरवाजा बंद करके अंदर
टॉर्चर भी करते हैं कि वो बाहर ना निकल पाए। बट जो समझदार लोग हैं या जो भी हैं जिनके पास अकल है, वो उनको छोड़ दिया जाता है आराम से। छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास वो रीजनिंग नहीं होती है, तो उनके पास उतनी लिबर्टी नहीं होती है। हम बड़े हो जाते हैं, हम पे थोड़ी सी अकल आ जाती है, तो हमारे पेरेंट्स लिबर्टी दे देते हैं कि ठीक है तुम बाहर जाके पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। तो यही लिबर्टी है, इसीलिए बार बार रेशनैलिटी की, मतलब ये लिबरलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए इंसान को रेशनल बताना ही पड़ेगा। अगर जो तुमने बता दिया कि इंसान इरेशनल है, इसके पास अकल नहीं है, तो फिर लिबर्टी की बात कहाँ से उठेगी? सवाल उठेगा ना, फिर इनको लिबर्टी क्यों देनी चाहिए? अब समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। ट्राई टू कनेक्ट, प्लीज। देखो यार, अब एक ब्लैंक पेपर लेते हैं, यही ब्लैंक पेपर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं थोड़ा इनका, आराम से समझना। एक थे हमारे हॉब्स भाई साहब, एक है हमारे लॉक। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक था ह्यूमन नेचर। ठीक है, दूसरा था स्टेट ऑफ नेचर, तीसरा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब हॉब्स वाला मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, हॉब्स का जो ह्यूमन नेचर था ना, इट वॉज पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब बहुत नेगेटिव थे ह्यूमन नेचर को लेकर। इनका मानना था कि ये बहुत मतलब बहुत वायलेंट लोग हैं, ये शांति से रह नहीं सकते एक दूसरे के साथ। ये सीधी सी बात है कि कोई दो इंसान एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को मारने के फिराक में है। बहुत वायलेंट हैं ये, और ये सरवाइव करने के लिए, जैसे इन्होंने एक बोला था ना कि 4-5 लोग हैं, इसमें से एक बहुत ताकतवर है, दूस फिर दूसरा इंसान है, एक इंसान है दूसरे से ताकतवर है, फिर कोई तीसरा इस दूसरे से ताकतवर है। तो हर किसी के अंदर ये डर बना रहता है कि कोई भी किसी को कभी भी मार सकता है। तो इनका ह्यूमन नेचर बिल्कुल वैसा वाला था, वेरी वेरी पेसिमिस्ट। लेकिन हमारे जो लॉग भाई साहब हैं, इनका ह्यूमन नेचर, ओ हो, वेरी ऑप्टिमिस्ट, वेरी वेरी, ही वॉज वेरी मच श्योर अबाउट द ह्यूमंस की नो नो, ये सब लोग तो ऑलरेडी सोसाइटी में ही थे, मतलब सोसाइटी के पार्ट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काइंड लोग हैं, बहुत एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, दे टेक केयर ऑफ ईच अदर, दे थिंक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड बेटरमेंट ऑफ द अदर पीपल। लॉक ऐसा सोचते थे इंसानों के बारे में, और हॉब्स जो है बिल्कुल उल्टा सोचते थे। अब इनके सोचने में डिफरेंस इसलिए है कि लॉक जो पैदा हुए, ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम पे पैदा हुए। देखो, ग्लोरियस रेवोल्यूशन में ना कोई रक्तपात नहीं हुआ था, मतलब नो ब्लडलेस, इट वाज अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन, कि एक भी खून नहीं गिरा था, किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। बहुत ही शांति से राजशाही पार्लियामेंट में, मतलब उसमें संसद के टाइप में बदल गया था, बहुत ही आसानी से, बहुत ही बिना किसी वायलेंस, हिंसा के, बिना किसी रक्तपात के। तो लॉक का समय पे बहुत शांति थी, पीस था। तो लॉक ने देखा कि वाह क्या जमाना है, कितने अच्छे लोग हैं। और हॉब्स कब पैदा हुआ था? सिविल वॉर के टाइम पे। सिविल वॉर में पूरा खून खराबा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, युद्ध, सब देखा था इन्होंने। बल्कि थॉमस हॉब्स का एक कोट भी है कि फियर एंड आई वेर बॉर्न टुगेदर, कि डर और मैं, मतलब डर और ये हॉब्स दोनों एक साथ पैदा हुए थे। ऐसा एक कोट भी है। इतना डर का माहौल था जब ये पैदा हुए थे। तो ऑफ कोर्स सी बात है, आप बहुत विकट परिस्थिति में पैदा होंगे, तो लोगों को देखने का नजरिया आपका अलग होगा। आप बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शांत जगह, मतलब परिस्थिति में पैदा होंगे, तो आपको लोगों को देखने का, नेचर को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी थिंकर को अगर जो जज करना है, तो उसके टाइमलाइन में जाके उस समय कैसा सोसाइटी था, क्या सिचुएशन था, उस हिसाब से जज करना है। आप आज के कॉन्टेक्स्ट में उस थिंकर को जज करेंगे तो आप गलत ही पाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर देखो, ह्यूमन नेचर समझ में आ गया, ए पेसिमिस्ट, ए ऑप्टिमिस्ट। क्यों पेसिमिस्ट, क्यों ऑप्टिमिस्ट, ये भी समझ में आ गया।
अब एक कॉन्सेप्ट है स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर हॉब्स ने बताया था, हॉब्स ने ही दिया था ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत। हॉब्स की मनगढ़ंत कहानी थी ये, मतलब कॉन्सेप्ट था। ये बोलते थे कि स्टेट ऑफ नेचर वही जहाँ पे ना तो कोई रूल है, ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई गवर्नमेंट है, ना तो कोई कानून है। कोई किसी को रूल करने वाला नहीं है यहाँ। बिल्कुल यहाँ पे वैसा वाला माहौल चलता है जहाँ पे इंसान के पास एब्सोल्यूट लिबर्टी है। एब्सोल्यूट लिबर्टी मतलब पूरी आज़ादी। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे किसी को मारना है और मेरे पास इस चीज़ की आज़ादी हो, तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट आज़ादी। तो आज़ादी एब्सोल्यूट में कभी सही नहीं होती। कोई भी चीज़ का अगर जो एक्सट्रीम हो जाए तो अच्छा नहीं होता है, फिर वो कितना भी अच्छा वर्च्यू क्यों ना हो। जैसे फ्रीडम इज़ अ वेरी गुड वर्च्यू, बट अगर जो एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दी जाए कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, तो आप उसका गलत फ़ायदा उठाएँगे। तो सेम चीज़ हॉब्स भी मानते थे कि मतलब ये इनकी स्टेट ऑफ नेचर में ये मानते हैं कि जब तक कोई सरकार या कुछ नहीं बना था, लोगों बहुत ही वायलेंट और एक दूसरे का कत्ल कर देते थे, मत्स्य न्याय चलता था, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। फिर इसीलिए इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ये दिया कॉन्सेप्ट कि सारे लोग इकट्ठा होके, अब देखो ये तुम जाके हॉब्स वाले लेक्चर में पढ़ना, मैं डी फालतू में पढ़ा रहा हूँ, जरूरत है नहीं, टाइम ही लेगा आप लोग का, बट ये मैं कनेक्ट कर लो इससे इसलिए बता रहा हूँ। अब इन्होंने फिर से सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इसीलिए बोला कि अब दो लोग हैं, दो इंसान, दो मतलब ढेर सारे जो भी इंसान है सब इकट्ठा होंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, और इस एग्रीमेंट के थ्रू एक वो चुनेंगे, सॉवरेन या गवर्नमेंट बोल लो, ठीक है, उसको चुनेंगे और ये एब्सोल्यूट होगा, सबको रूल करेगा। ऐसा था। इधर आते हैं हम इन भाई साहब के पास, ब्लॉक भाई साहब के पास। अब इधर में क्या था, ये तो मानते थे कि इंसान बहुत अच्छे हैं। इनके इन्होंने भी स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब हॉब्स पे ही इन्होंने उस पे वो दिया था टिप्पणी। इन्होंने बोला कि नहीं, स्टेट ऑफ नेचर जो था ना, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, बट सोसाइटी ऑलरेडी था, है ना, लोग साथ में रहते थे। इनका कहने का मतलब है सोसाइटी क्या, कि लोग साथ में रह रहे हैं। तो राजनीति नहीं थी, मतलब वहां पे कोई रूलर और सरकार का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन लोग साथ में रह रहे थे और लोग शांति से रह रहे, मतलब अच्छे से रह रहे थे। तो देखो, फिर बाद में इन्होंने समझना, आराम से क्लोजली बहुत ध्यान से समझना है कि इधर में क्या था, स्टेट ऑफ नेचर में बहुत दिक्कत था, है ना। तो हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थियरी दिया। इनका स्टेट ऑफ नेचर तो बेहतरीन है, शांतिपूर्ण है और काफी लोग अहिंसा वाला भावना है, नॉन वायलेंस, सब गांधी जी टाइप लोग हैं हॉप लॉक के हिसाब से। तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सरकार बनाने की क्या जरूरत थी जब सब कुछ शांति से चल रहा था? तो देखो, इस पे हॉब्स ने टिप्पणी दी है कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो दो तीन कारण दिए हैं। पहला, कि अगर जो कोई रूलर नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट नहीं होगा, तो हर कोई अपने हिसाब से लॉ बनाएगा, तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होगा इस बात में कि मेरी बात सही है कि मेरी बात सही है। दूसरा, हर कोई अपने अपने केस में जज होगा, मतलब है ना, कि मैं अपने ही केस में जज बन जा रहा हूँ। मेरा केस है किसी के साथ, मैं जज बन गया। अब वहां पे झगड़ा होगा ना कि मैं जज कि तुम जज। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, अपनी टीम का कोई अंपायर खड़ा कर दिया, वो वाइट बॉल को दे ही वाइट बॉल ही नहीं दे रहा, नो बॉल को नो बॉल नहीं दे रहा, तो ऐसे वाला सिचुएशन हो सकता है ना। इसीलिए दोनों टीमें मिलके सर्वसम्मति या कंसेंसस से बनाती हैं एक अंपायर की, ठीक है, फिर अंपायर की जो बात है वो सर्वमान्य होगी। तो इसीलिए टू रिड्यूस द डिस्प्यूट सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। एक जज होना चाहिए, है ना, कहने का मतलब, इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो छोटे छोटे इसको लॉक मानते थे कि बहुत छोटे छोटे इनकन्वीनियंस हैं, इन्हीं सबको हटाने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, ये एक गवर्नमेंट चुनेंगे। इधर भी गवर्नमेंट चुन लिया गया था। इनका जो गवर्नमेंट था ये एब्सोल्यूट था। एब्सोल्यूट मतलब ऑल पावरफुल, है ना। लोगों के पास, पीपल के पास एक ही राइट था, सेल्फ प्रिजर्वेशन का,
कि जिंदा रहें, ठीक है। और बाकी सारे राइट्स सरेंडर्ड, सरेंडर टू लेवियाथन, या देखो लेवियाथन बोल दूं मैं, सॉवरिन बोल दूं, गवर्नमेंट बोल दूं, इन सब का एक ही मतलब है ना। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट जो है एब्सोल्यूट नहीं है, क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब इसके ऊपर कुछ बंदिश है। जैसे हमारे इंडिया में भी गवर्नमेंट के ऊपर कौन लिमिटेशन लगाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फंडामेंटल राइट है, वो सरकार के ऊपर एक हिसाब से रोक ही तो लगाता है कि जैसे हमारे पास आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ लिबर्टी, है ना। अब वो राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है, वो सरकार सरकार के ऊपर रोक ही है कि देखो तुम जो यहाँ पे लोग हैं, भारत के लोग, इनके पास राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार, और राइट टू लिबर्टी है, आज़ादी है। तो सरकार जो है इनके राइट टू लाइफ और लिबर्टी में हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर सकती। तो ये एक लिमिटेड गवर्नमेंट बनाता है, ऐसे सब आर्टिकल्स। तो लॉक ने भी जो सरकार बनाई, वो लिमिटेड बनाई, है ना, कि इनके ऊपर कुछ रोक है कि तुम अब मनमानी नहीं कर सकते। तुम्हें जो गवर्न है, मतलब जो जनता है, उसका तुमको कंसेंट लेना पड़ेगा, लॉक भाई ने बोला, ठीक है। कंसेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद कहाँ थे यार हम लोग, थोड़ा सा बहक जाता हूँ। हाँ भाई, एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। लिमिटेड गवर्नमेंट समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहिए था, कुछ इनकन्वीनियंस हटाने के लिए। गवर्नमेंट है, लिमिटेड होगा, जनता का वो, लोगों के पास कौन से राइट होंगे, राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पे इन्होंने बहुत जोर दिया था। राइट टू प्रॉपर्टी में बहुत सवाल पूछते हैं यूपीएससी में, सीयूईटी में भी, यूजीसी नेट में भी बहुत सवाल पूछते हैं राइट टू प्रॉपर्टी से। इसमें भी एक आध बार, एक दो बार आया है राइट टू प्रॉपर्टी पे सवाल, लॉक पे। तो मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा आपको। ह्यूमन नेचर देखो, ऐसे चेन में याद रखना है, चेन ऑफ थॉट्स। ह्यूमन नेचर, अब ह्यूमन नेचर क्यों दोनों ने अलग अलग बताया, कारण क्या था, ये समझ में आ गया। स्टेट ऑफ नेचर, उसी ह्यूमन नेचर का ही पार्ट है स्टेट ऑफ नेचर, कि इंसान ऐसा है। फिर अगर जो वहाँ पे कोई कानून वानून नहीं होगा तो इंसान कैसे बिहेव करेगा। तो जब कोई कानून या सरकार नहीं है, जिस फिर इंसान जैसा बिहेव करता है, उसी को स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं। फिर अब लोगों, जैसे अब सबको डर बना है, मान लो 20 लोग हैं, 20 को डर बना है कि भाई हम 20 भी मर सकते हैं। तो 20 मिल के कुछ तरकीब निकालेंगे ना कि हम एक भी ना मरे। तो फिर 20 मिल के सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। एक में बहुत एब्सोल्यूट बनाते हैं, क्योंकि उन 20 को भरोसा होता है कि भाई अगर जो ये इंसान जिसको हम सरकार बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं, बहुत ताकतवर नहीं होगा, तो हम नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम लातों के भूत हैं। बट लॉक मानता था कि नहीं नहीं, हम लातों के भूत नहीं हैं, हम बात से सुन लेते हैं। तो हमें बहुत कठोर सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। हम लिमिटेड सरकार भी बनाएंगे, वो हमारे छोटे मोटे डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, अंपायर का काम करेगा, मैच रेफरी का। इसको बीसी जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तो अब चलिए नोट्स की तरफ। नोट्स एक बार देख लेते हैं, जो जो लिखा हुआ है। मैंने पूरा आइडिया दे दिया है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं। कितना देर हुआ, 30 मिनट हो गए। जल्दी जल्दी नोट्स पढ़ लेते हैं। अब देखो, लॉक का व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमंस आर रेशन, इनके शब्द पढ़ना, रेशनल, मोरल, केपेबल ऑफ कॉपरेशन, वाह वाह वाह, झूठ। फिर अनलाइक हॉब्स, ह्यूमंस आर नॉट नेचुरली वायलेंट। हॉब्स बोलता था कि ह्यूमंस नेचुरली वायलेंट है, ये बोलते हैं नहीं नहीं, ह्यूमंस आर नॉट प्योरली सेल्फिश। हॉब्स ह्यूमन को पेसिमिस्ट, मतलब पेसिमिस्ट नज़र से देखते थे। लॉक जो थे हमारे बहुत ऑप्टिमिस्ट थे। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता होपफुल, बहुत ही आशावादी थे, और ये निराशावादी, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर ऑफ लॉक,
लॉक का स्टेट ऑफ नेचर कैसा था? इज नॉट अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट वॉर। हॉब्स ने बोला था ना, इट्स ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट वॉर, हर हर समय वहां पे युद्ध ही चल रहा है। बट लॉक में ऐसा नहीं था। देयर वॉज पीस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ओ माई गॉड। फिर मैन आर, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये मैंने लिख, देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं आएगा ऐसे कि ये स्टेटमेंट बताओ, बट ये पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट दे दिया, बता पूछ लिया किसने कहा था। तो अगर जो आपके पास आइडिया होगा ना, तो आप खुद ही बता दोगे। तो स्टेटमेंट आर रेशनल, एवरी वन ट्रीट्स अदर एज दे वुड ट्रीट देमसेल्व्स, देख रहे हो, पूरा गांधी जी। फिर मैन बीइंग बाय नेचर ऑल फ्री एंड इंडिपेंडेंट, no one can be put out of this state and subjected to the political power of another without his own consent। इनका वही कहने का मतलब है ना कि हर इंसान रेशनल है, उसके पास अपनी समझ है। तो जब समझ है तो उसके पास आज़ादी भी होनी चाहिए अपने हिसाब से जीवन जीने की। उसको किसी भी पॉलिटिकल पावर के अंदर आके, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पावर को एक्सेप्ट नहीं कर, विदाउट उसके कंसेंट से उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पावर रूल नहीं कर सकता। उसका कंसेंट जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। फिर सन से कहने का मतलब है स्टेट ऑफ नेचर। तो वही सवाल उठता है कि अगर जो स्टेट ऑफ नेचर इतना बेहतरीन सब धर्मशाला वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो भाई फिर सरकार बनाने की क्या जरूरत है? तो इन्होंने जवाब दिया है उसका कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉज नॉट मेड आउट ऑफ क्राइसिस, ये क्राइसिस की वजह से नहीं बना है, बट ड्यू टू सर्टेन इनकन्वीनियंस, कुछ छोटे छोटे दिक्कतों की वजह से बना है। तो पहला पहला दिक्कत क्या था कि एवरीवन विल बिकम लॉ मेकर। कि सही बात है, कानून कौन बनाएगा ये डिसाइड कौन करेगा? सब कोई लॉ लॉ मेकर बन जाएगा। एवरीवन विल बिकम जज। लॉ विल लॉ विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सही बात है, हर इंसान को लगेगा नहीं जो वो सोच रहा है बस वो सही है, तो हर कोई अपना अपना कानून बनाएगा। टू रेक्टिफाई दीज डिफेक्ट्स, men abandon the state of nature and enter civil और political society by means of contract। वही स्टेट ऑफ नेचर को इंसान छोड़ता है और सिविल सोसाइटी में एंटर करता है बाय द मीन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यही जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है उसी से वो पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी में एंटर करता है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के इनके तीन स्टेज थे। पहला क्या था? इंडिविजुअल्स मस्ट एग्री टू कम टुगेदर एज अ कम्युनिटी। वही कंसेंट वाली बात, ठीक है। सबसे पहला इनका क्या था कि भाई कंसेंट होना चाहिए। दूसरा, मेंबर शुड एग्री बाय ए मेजॉरिटी वोट। ये समझ गए? पहला जो है, यहाँ पे बात आ गई कंसेंट की। ये दूसरा जो है, यहाँ पे बात आ गई हमारी डेमोक्रेसी की। समझ में आ रहा है कि जो मेजॉरिटी बोलेगा वो बात मानी जाएगी। फिर प्रॉपर्टी ओनर्स विल डिसाइड द टैक्सेशन। देखो सर, टैक्स कितना लिया जाएगा ना, उस मोहल्ले मतलब उस जो देश होगा वहाँ के जो प्रॉपर्टी ओनर्स होंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी होगा, वो डिसाइड करेंगे कि टैक्स कितना लिया जाएगा। प्रॉपर सी बात है, जॉन लॉक जो हमारे कैपिटलिज्म के बहुत बड़े समर्थक हैं। कोई भी लिबरल थिंकर हो वो कैपिटलिज्म को ही सपोर्ट करता है। हर लिबरल थिंकर कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। उसके बाद देखते हैं हम, तीन स्टेज इनका पढ़ लिया। हमारा हमारा आता है फिर इफ द गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू बिकम, ये कहाँ पहुंच गया यार हम? हाँ अभी ये बचा है नीचे। देखो, फॉर हॉब्स स्टेट एंड सोसाइटी बॉन्ड टुगेदर। स्टेट जो है और सोसाइटी आर बॉन्ड टुगेदर। हॉब्स के लिए मतलब हॉब्स कहते हैं कि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना तभी स्टेट भी आया, मतलब तभी गवर्नमेंट भी बनी और तभी सोसाइटी भी बनी। जब तक ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया था तब तक लोग साथ में भी नहीं रहते थे। बट लॉ क्या बोलते हैं, नहीं, सोसाइटी ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड द मेंबर ऑफ द सोसाइटी टुगेदर मेड स्टेट। सोसाइटी हमेशा से था, लोग पैदा हो मतलब लोग आए इस धरती पे और वो साथ में ही रहते थे बहुत ही प्रेम से। फिर वही सब लोग मिलके एक सरकार बना लिए, ऐसा लॉक मानते थे। फिर इनका गवर्नमेंट लिमिटेड था। देयर इज नो चांस फॉर गवर्नमेंट टू कैप्चर अननेसेसरी पावर।
गवर्नमेंट के पास अननेसेसरी पावर हो ऐसा कोई चांस नहीं था लॉ के केस में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, बिकॉज आई एम रिपीटिंग सो मेनी टाइम्स दीज थिंग। और इस यार सिर्फ ऐसा नहीं कि जिसमें जो लिखा है आइडिया पकड़ लो और इसको एक स्टोरी की तरह याद कर लो, फिर क्या है ना, वही कॉमन सेंस वाली चीज कि ऐसा कुछ पेपर में दे दिया जो तुमने नहीं भी पढ़ा है बट इस आइडिया से मिलता जुलता है। से मान लो कुछ वैसे दे दिया कि लॉक लॉक का कोई सा भी ऐसा सवाल दे दिया ना कि कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा समर्थक कौन हुआ, ऐसा पूछ लिया ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज द एपिटमी ऑफ या एपिटोम ऑफ कैपिटलिज्म, जो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता था, या लिबरलिज्म का सबसे ज्यादा सपोर्टर कौन था, तो यू विल बी एबल टू टिक हॉब्स और लॉक, दो ऑप्शन है मान लो, तो तुम लॉक मार दोगे क्योंकि नहीं भाई, हॉब्स और लॉक में लॉक ज्यादा बड़ा कैपिटलिज्म का सपोर्टर था, क्योंकि वो एब्सोल्यूट मतलब ये बहुत फ्रीडम की, जनता की फ्रीडम की बात करता था। लेकिन वो अब यहाँ पे मान लो तुमने डेमोक्रेसी शब्द नहीं पढ़ा, मैंने लिख दिया वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, बट अगर तुमको आइडिया है कि इनकी लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की गई है इनके में, अब ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जहाँ पे एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो तुम समझ जाओगे भाई लॉक नहीं है हॉब्स है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आइडिया पे ध्यान दो, समझ डेवलप करो, फिर रटना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। रटना तो वो फैक्चुअल चीजें हैं यार, किताबें कौन सी थी ये सब तो फिर समझने वाली चीज है। ठीक है, क्या उसमें लिखा है कि सरकार बहुत लिमिटेड है, फिर अगर जो गवर्नमेंट अटेम्प्ट करती है टू बिकम एब्सोल्यूटिस्ट, हो ना, डिक्टेटर बनने की कोशिश करती है, तो सोसाइटी विल सिंपली रिप्लेस इट, सोसाइटी जो है उनको रिप्लेस कर देगी। फिर डिफरेंस इन हॉब्स एंड लॉक कॉन्ट्रैक्ट, हॉब्स और लॉक के कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस देख लो। फॉर हॉब्स एवरीवन हैज टू सरेंडर ऑल देयर राइट्स, बट लॉक ओनली अलाउज अ पार्शियल सरेंडर ऑफ नेचुरल राइट। ठीक है, हॉब्स के टाइम पे इंसान के पास ना राइट टू लिबर्टी है ना प्रॉपर्टी है, सिर्फ राइट टू लाइफ है। बट इनके में राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी तीनों है। देखो, ही कंसिडर दैट राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल एज दे कैन नॉट बी सरेंडर्ड, लॉक ऐसा मानते थे। फिर हॉब्स एडवोकेटेड कंप्लीट सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, वाइल लॉक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। समझ गए, कंप्लीट सॉवरेनिटी मतलब वही कि गवर्नमेंट जो है एब्सोल्यूट गवर्नमेंट है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दो तो तीन तीन मैंने बार बार शब्द क्यों सब अलग अलग लिख दिए, क्योंकि वो पेपर में यही सब शब्द यूज करके कंफ्यूज करेगा, तो आपको समझना है इन सारे शब्दों का मीनिंग एक होता है। ठीक है, फिर थियरी ऑफ रेवोल्यूशन पे पढ़ते हैं। थियरी ऑफ रेवोल्यूशन देखो इनका सिंपल सा है, थियरी ऑफ रेवोल्यूशन बोल लो या थियरी ऑफ रेजिस्टेंस बोल लो, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है इनका। थियरी ऑफ रेवोल्यूशन में यही था कि सरकार अगर जो देखो बदतमीजी करती है, पावर हड़पने की कोशिश करती है, फालतू हरकतें करती है, जो भी करती है हम बदल देंगे भाई, हमारे पास पावर है, हम किसी दूसरे को बिठा देंगे, बस वही। If the government goes against the rule, that is, if fail to protect citizen or override the wishes of the people, then people have the right to rebel and change the government। समझ गए, ये समझ गए ना, सिंपल भाषा में लिखा है यार। फिर इन केस ऑफ हॉब्स कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रेवोल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हॉब्स वाले में, हॉब्स में, ठीक है, रेवोल्यूशन का कोई प्रोविजन नहीं था, बट लॉक में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा टाइम देखता हूँ कितना हुआ है, 39 मिनट हुए हैं, 10 मिनट में हो जाएगा। और देखो, अब नेचुरल राइट्स देखते हैं। नेचुरल राइट्स में यही तीन राइट, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी का थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में इन्होंने क्या बोला है ना, या राइट टू प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में, हल्का सा डिटेल में समझा दिया है, थोड़ा देख लो। लॉक कहते थे कि भगवान जो है, इन्होंने अर्थ दिया है सभी इंसानों को कॉमन में, प्रॉपर्टी अराइजेस थ्रू मिक्सिंग ऑफ लेबर। बट अब वही है ना कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, ये वाली चीज, तो इस पे बोलते हैं, देखो अब ऐसा हो सकता है ना कि जो इंसान पावरफुल है वो ज्यादा प्रॉपर्टी हड़प के बैठेगा। इंडिया में आप देखेंगे
मतलब बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा रेशनल बनने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली भी जाके देखो, किसी भी गाँव का सर्वे कर लो। आपको वहाँ पे दिख जाएगा कुछ पर्टिकुलर कास्ट है, जिनके पास मतलब 90% ज़मीनें उन्हीं के पास हैं और बाकी 10% में 80% लोग निपट रहे हैं, मतलब 80% ज़मीनों में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो 10% लोग हैं ना, जिनके पास 80% ज़मीनें हैं, वो हमेशा से बहुत पावरफुल रहे हैं। तो जिसके पास पावर है, उसने पूरा कब्ज़ा करके रख लिया। अब वो बोलते हैं हमारी ज़मीन, हमारी ज़मीन। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे रिज़र्वेशन वाली जो चीज़ है ना, इसमें बहुत डिबेट होता है। चलो थोड़ा-सा ऑफ द टॉपिक चलते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। रिज़र्वेशन हो गया, चाहे वो इकोनॉमिक रिज़र्वेशन हो या एजुकेशनल रिज़र्वेशन हो, उसपे बहुत सारे सवाल उठते हैं और हम कुछ लोग तो गाँव-वाँव में अभी भी प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन है। इन सारी चीज़ मतलब एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट पे डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं। बट आप यूनिवर्सिटीज़ की कैंपसेज़ में आइए, आप बहुत पढ़े-लिखे लोगों से बात करिए। उन सबका एक रहता है कि जैसे उन आज ही एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक लीव इट ऑफ, पर्सनल इंसिडेंट्स नहीं शेयर करते हैं। बट ऐसे होता है ना यूनिवर्सिटीज़ में कि जैसे देखा किसी को, जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है और एससी कास्ट से है, कास्ट तो आपने देखा उसका रिजल्ट कार्ड कि अरे यार, तुमको तो कम ही लाना पड़ता है, हम लोग का बहुत दिक्कत है। नाउ इट्स नॉट एनी एक्सप्लॉइटेशन, तुम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, ना तो तुम उसके साथ छुआ-छूत कर रहे हो। बट अगर जो शटल वे में देखोगे ना, एट अ कोर लेवल, देन यू आर डूइंग दैट डिस्क्रिमिनेशन। दैट कास्टिस्ट वाली जो चीज़ है ना, अभी भी तुम्हारे दिमाग में है। बिकॉज़ यू आर सेइंग जो तुम बात कह रहे हो फैक्चुअली करेक्ट है कि उसका कम नंबर पे हो जा रहा है, तुम्हारा ज़्यादा नंबर पे। बट यू आर एड्रेसिंग दैट मार्क्स डिफरेंस जो 2 लोग के बीच में है। बट यू आर नॉट एड्रेसिंग दैट जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है। ऑफ कोर्स आपने नहीं किया है, आपके पूर्वजों ने किया है और उस पूर्वजों की गलती का आपको भुगतान नहीं करना है। बट ये गलती का भुगतान नहीं है। ये बस 2 लोगों को एक जगह पे जैसे आप मान सकते हैं कि भाई ये तो हमारे खिलाफ इनजस्टिस है, बट नहीं है वो इनजस्टिस। मान लो कि अब आप देख लें 64 मतलब 70 टू 75% जो सरकारी जॉब्स हैं ना या बड़े-बड़े पोस्ट हैं, उसपे मोस्टली अपर अपर कास्ट और मोस्टली ब्राह्मण और राजपूत कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। नो हेट टू देम, आई डोंट हेट एनी कास्ट एंड ऑल। एंड कास्ट इंडिया में एक सच्चाई है तो यू पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट। बट कास्ट होना और कास्टिस्ट होने में अंतर है। तो मैं कास्टिस्ट होने से बोलता हूँ, जैसे मान लो बहुत सारे लोग बहुत है ना, तुम्हारे अपने कास्ट पे कुछ घमंड करने जैसा है नहीं कि मैं फला जाति से हूँ, तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं। तुम उस जाति में पैदा हो गए, एक तुक्के की बात है, तो क्रोमोसोम्स मिले, तुम आ गए, तो इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं, तो उस पे घमंड करने वाली चीज़ नहीं। ये जो घमंड करने वाली चीज़ होती है ना कि मैं तो ये फला कास्ट का हूँ, मैं फला कास्ट का हूँ, मैं जाट, मैं यादव, मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं बनिया समाज। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक कास्टिस्ट माइंड दिखाती है हमारी, शटल तरीके से। इसमें हम बोल सकते हैं कि भाई हम किसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम तो बस कम्युनिटी बना रहे हैं। ऑफ कोर्स यू आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग समवन, बट यू नो व्हाट यू आर डूइंग। एंड वो चीज़ मिरर ही बता सकती है। आई कांट से तो मैं कुछ बोल रहा था शायद, मैं आई मिस द पॉइंट। हाँ वही कि ये जो रिजर्वेशन वाली चीज़ है ना, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखो जनरल कास्ट में देखा जाए तो सब मिला जुला के कुछ अराउंड 12 से 12.5% पॉपुलेशन है जनरल कास्ट की। अब 12.5% पॉपुलेशन अगर जो आप 75% टू 80% सीटों पे कब्जा रखोगे, इसका ऐसा तो है नहीं कि आप पैदा कुछ इंटेलिजेंट हुए थे, आप कुछ अलग दिमाग लेके पैदा हो रहे हो। जब सब बराबर का, क्योंकि देखो ब्रेन से 2 इंडिविजुअल में डिफरेंस हो सकता है बट 2 कास्ट में डिफरेंस नहीं होता। ब्रेन बुद्धि जो है 2 भाई-भाई में भी होता है कि एक भाई ज़्यादा पढ़ने में मतलब आईक्यू बेहतर है, दूसरे का नहीं होता है एंड इट्स ओके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो कहीं और बिज़ी हो गया। लेकिन वो डिफरेंस
इतना नहीं होता कि एक पर्टिकुलर कास्ट में जो पैदा हो रहे हो सब बेवकूफ हैं और एक पर्टिकुलर कास्ट में जो पैदा हो रहे हैं सब इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं होता। तो ये समझ सोचने वाली बात है ना, बहुत लॉजिकल होके सोचिए। जो भी यहाँ पे पीजी का तैयारी कर रहे हैं, तो यूजी करके आप ग्रेजुएशन में बैठे हैं, आप एक बहुत लॉजिक से सोचिए ना कि ऐसा तो होगा नहीं कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग सब इंटेलिजेंट ही पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो एक पर्टिकुलर कास्ट के ही लोग क्यों सारी बड़े पोस्ट पे हैं? उसके पीछे कारण है द एनवायरनमेंट। आप किस पर्यावरण में पैदा हुए, आपके पीछे वातावरण, मतलब अब आप कौन से उससे आते हैं। मान लो अपर कास्ट के हैं, मैं खुद एक, मतलब है एक रियलिटी, मैं खुद एक ब्राह्मण कास्ट से आता हूँ। अब मेरे घर पे एजुकेशन को लेकर हमेशा से वो समझ थी कि भाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा, मेरे पिताजी भी पढ़े लिखे, मेरे दादाजी भी पढ़े लिखे, मेरे दादाजी के भी पिताजी पढ़े लिखे। फिर वही है कि ज़मीन भी है, तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। नौकरी नहीं भी होने से जैसे बोलते हैं ना कि कौन सा जनरल कास्ट हो नौकरी मिल जा रहा है आसानी से, बट भाई तुम्हारे पास ज़मीनें हैं, पैसे अभी भी तुम्हारे पास ही ज़्यादा हैं। अब वही फिर तो वो लेके आ जाएँगे लोग, कमेंट कर देंगे नीचे कि भाई कोई एक एग्ज़ाम्पल लेके कि जनरल कास्ट में भी गरीब होते हैं। ऑफ कोर्स मेरे गाँव में भी जनरल कास्ट के लोग हैं और गरीब हैं, उन लैंडलेस बहुत सारे लोग ने अपनी ज़मीनें बेच के गरीब बन गए हैं। बट वो कम है, समझना पड़ेगा। हर चीज़ कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता कि आप अगर जो तर्क करने जाएँगे ना तो हर चीज़ का आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा कि नहीं-नहीं, किसी भी तरफ से, किसी भी तरफ का आप झंडा पकड़ेंगे, हर तरफ से आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा। बट यू हैव टू यूज़ योर लॉजिक नॉट टू, मतलब साइड नहीं चुनना है कि इस साइड है कि उस साइड है। बात वही है ना कि कंट्री का साइड लीजिए। देश का किसमें फ़ायदा है? देश का फ़ायदा इसी में है जब हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज़ कर सकें। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि जो हमारी जनता है ना, 9 100%, वो 100% का हम यूटिलाइज़ कर सकें। अब मान लो 100 लोग हैं, उसमें से सिर्फ़ 5 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी 95 तो बोझ ही हुए ना। उनको बोझ नहीं बनने देना है, इसलिए रिज़र्वेशन आया। वैसे रिज़र्वेशन का कुछ ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं, वो तो अलग एक, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ और होना चाहिए, रिज़र्वेशन नहीं, उसका फ़ायदा और होना चाहिए। और ठीक है, बहुत ऑफ द टॉपिक चले गए, मुझे लगता है मैंने काम भर का समझा दिया है। यार समझ में आ जाना चाहिए कुछ चीज़ें, मतलब मुझे नहीं समझ में आता इस पे इतना विरोध क्यों, और एक्सेप्ट क्यों नहीं करते लोग विरोध ना। विरोध तो ठीक है बट शटल तरीके से आप एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करना बंद करिए। आज मैंने देखा एक इंसिडेंट तो मुझे याद आ गया, मुझे इस पे बात करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इनका थियरी ऑफ प्रॉपर्टी समझ गए। गॉड गिव अर्थ टू ऑल मैन इन कॉमन, प्रॉपर्टी अराइजेस थ्रू मिक्सिंग ऑफ लेबर। आप अपना मेहनत मिक्स करिए प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लेने के लिए। अब इन्होंने 3 लिमिटेशन लगाया ना, वरना सारी प्रॉपर्टी एक ही, दो कुछ ही कुछ चंद इंसान के पास चली जाती है। जैसे अभी भी है ना, 2 लोग हैं हमारे, 2 गुजराती, 2 गुज बाकी 2 गुजराती को सब ट्रांसफर कर दे रहे हैं। सॉरी। तो 2 लिमिटेशन ऑन राइट टू 3 लिमिटेशंस ऑन राइट टू प्रॉपर्टी। पहला, लेबर लिमिटेशन, प्रॉपर्टी शुड बी अर्न्ड बाय यूज ऑफ लेबर, है ना, मेहनत करके लेनी है, कहने का मतलब मेहनत होना चाहिए। स्पॉइलेज लिमिटेशन, स्पॉइलेज लिमिटेशन मतलब कि आपको बर्बाद नहीं करना है कि रख लिए हैं कोई यूज नहीं, बर्बाद करना है वो जमीन को। सफिशिएंसी लिमिटेशन, जितनी जरूरत है उतनी ही लेनी है। ठीक है, अब देखो वन लाइनर्स जो थोड़े से वो हैं समरी टाइप के। गॉड की गवर्नमेंट क्या है, लेजिटिमेट ओनली बेस्ड ऑन कंसेंट। लोगों के कंसेंट पे सरकार बनी है तभी सरकार लेजिटिमेट है। टाइप्स ऑफ कंसेंट पढ़ो, 2 तरीके का कंसेंट होता है, एक एक्सप्रेस कंसेंट, एक टेसिट कंसेंट। देखो इसको बस याद कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल। अभी मैं इसको समझाने गया ना, तो हमें प्रोपोर्शनल वाला चीज़ समझाना पड़ेगा कि मेजॉरिटी ने वोट दिया तो उनका एक्सप्रेस कंसेंट था, जिन्होंने वोट नहीं दिया, मतलब जो अपोजिशन को वोट दिया, उनका टेसिट कंसेंट था। बस इतना ही समझो। रिलीजियन को लेकर ये सेकुलर थे। क्लासिकल लिबरलिज्म से इनका नाता था। 3 तरीके का लिबरलिज्म आया था ना, क्लासिकल, पॉजिटिव और नियो। तो ये क्लासिकल वाले थे। फिर लिबर्टी पे इनका क्या कहना था,
कानून, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। इनका मानना था कि कानून जरूरी है तभी फ्रीडम हो सकता है, असली फ्रीडम कानून के साथ ही आता है। ठीक है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम अंडर लॉ। द एंड एम ऑफ लॉ इज नॉट टू abolish और restrain बट टू प्रिजर्व एंड enlarge फ्रीडम। मतलब लॉ का काम ये नहीं होता है कि वो फ्रीडम को बर्फ खत्म ही कर दे, बल्कि उसको और ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे। ठीक है। थोड़ा सा इनका किताबें पढ़ लेते हैं। कितना देर हो गया यार, ज़्यादा टाइम ले लिया, बट 5 मिनट और लगेगा। इनकी जो किताबों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक किताब थी ट्रू ट्रिटाइजेस, जो भी यार प्रोनाउंसिएशन उसका, ट्रिटाइजेस या ट्रीटीज, ट्रीटीज तो नहीं है, ट्रिटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। देखो पहला इनका, इस एक ही किताब था, उसका दो भाग था। पहला जो भाग था फर्स्ट ट्रिटाइज, उसमें इन्होंने रॉबर्ट फिल्मर करके एक थे, ये भी सवाल बन सकता है कि रॉबर्ट फिल्मर मतलब ये डिवाइन राइट थ्योरी ये किसने दी थी। डिवाइन राइट थ्योरी मतलब ये होता है यार कि जो गवर्नमेंट है, दीन इलाही का जो जिल्ले इलाही है, सुना होगा मुगल में ना, कि जो रूलर है वो भगवान का, ईश्वर का प्रतिनिधि है। मतलब ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिवाइन राइट थियरी है। ये हमारे रॉबर्ट फिल्मर साहब ने दिया था। इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड ट्रिटाइज में इन्होंने क्या किया है, और स्टेट ऑफ नेचर की बात की है, नेचुरल राइट की बात किया है इन्होंने, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेड गवर्नमेंट, राइट टू रेवोल्यूशन। ये सेकेंड ट्रिटाइज में इन्होंने मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों, जो भी इनके कॉन्सेप्ट थे, इन्होंने इसी वाले पार्ट में डिस्कस किया है। तो प्लीज रिमेंबर दैट। नाउ देयर इज अ बुक, देयर इज अ लेटर ही रोट, एन एस्से टाइप, लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ये रिलीजियस टॉलरेशन पे, सेकुलरिज्म पे इन्होंने एक किताब लिखी थी। द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये भी एक इनकी एक किताब थी। एन एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। देखो एक चीज ध्यान देना कि मैंने जो किताब का ऑर्डर लिखा है ना, ये ऑर्डर मतलब चीजें ऑर्डर में लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि कौन सी किताब पहले लिखी गई। तो एग्जाम में वैसा वाला क्वेश्चन है तो डोंट गेट वरीड, बॉदर नहीं होना है। आप जैसा पढ़ रहे हैं ऑर्डर में ही लिखा गया है। एन एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ये थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ लेना है, टैबुला रोजा। इसमें इन्होंने एम्पेरिसिज्म और टैबुला रोजा की बात की है, ब्लैंक स्टेट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा रहा। ठीक है। अब लॉक को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जैसे हमारे एक सीबी मैकफर्सन थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक थे लॉक के। इन्होंने बोला कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। लॉक की जो थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी है ना, वो पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म की एग्जाम्पल है। पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म वही यार, माई चीज, मेरी बॉडी, मतलब मेरी बॉडी से कमाया गया जो भी वो सब मेरा है ना, ओन, दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट। उसी पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है। देन सीबी मैकफर्सन ने इनका तारीफ भी किया है। लॉक वॉज इंडीड एट द फाउंटेन हेड ऑफ इंग्लिश लिबरलिज्म। अंग्रेजी लिबरलिज्म में लॉक भाई साहब वॉज इंडीड एट द फाउंटेन हेड। फिर लॉक इज अ प्रिंस ऑफ इंडिविजुअलिस्ट। इंडिविजुअलिस्ट जो होते हैं ना, उनके प्रिंस हैं लॉक। लॉक ने ही शुरू किया है, वॉगन ने बोला था। बस यार इतना ही है। 52-54 मिनट हो गया। मुझे लगता है मैंने सब बता दिया। बाकी यार वो जो रिजर्वेशन वाली जो मैंने बात बोली है, जिसको जो क्रिटिसाइज करना है करते रहो। हम्म, क्योंकि मुझे पता है कि आप लॉजिक पे टिक नहीं पाओ, मतलब जिनको नहीं समझ आएगा, ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आएगा। जो मतलब इसके बाद भी विरोध करेंगे उनको ऐसा नहीं समझ नहीं आएगा। वो बस एक्सेप्ट प्री कंसीव्ड नोशन के शिकार है, बायसनेस के। ठीक है। चलिए फिर खत्म करते हैं। हो गया यार, पढ़ लो इसको आराम से, अभी खत्म कर दो। जब भी इसको वीडियो देख रहे हो तुरंत ही नोट्स उठाओ, इसके प्रिंट आउट निकलवा लो यार। सब पढ़ते चले जाओ, धीरे धीरे निपटा दो, सब खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं। चलिए निकलते हैं हम, 2:30 बज गया है, सोते हैं। राम राम, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर।